अब स्टूडेंट्स हम इस सीरीज के इस पार्ट में हम लेकर आए हैं 1.2 मतलब 10th मैथमेटिक्स का 1.2 जो कि रियल नंबर के अंतर्गत था और उसका आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्यूशन हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले आप देखें। आपके बुक में एनसीईआरटी हो चाहे स्टेट बोर्ड हो और ये ऑलरेडी आरडी शर्मा का भी क्वेश्चन है। तो देखें यहां लिखा है HCF 306 657 बराबर कितना दिया है 9 दिया हुआ है और एलसीएम 306 357 ज्ञात करना। यानी दो राशियों का क्या दिया है, आपको महत्तम दिया है और ज्ञात क्या करना है एलसीएम। तो आपके पास तरीके तो हैं लेकिन अपने को वो तरीका अपनाना है जो कम समय में आप ला सकते हो और उसके लिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक बात बहुत अच्छे से देखा है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से देखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन्हीं संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं, याद होगा n1 n2 इज इक्वल टू HCF LCM, यह आप प्रूफ कर चुके हैं। अब देखें हम क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दिया है। तो क्या दिया हुआ है आपको ये स्टेप दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे HCF 306 657 बराबर 9 और ये क्या करना है आपको 11। अब यहां आ जाएगा कंडीशन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो LCM 306 657 का मान, ठीक है। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आप जैसे पहले करते थे ना, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं आप लोग, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब आपके पास एक टेक्निक है, देखो क्या यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि n1 गुणित n2 बराबर एलसीएम किसका n1 n2 का गुणित HCF किसका n1। दो संख्याओं का जो गुणा है वो उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और उन्हीं दो संख्याओं के HCF। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, हमारे लिए कोई नई बात बिल्कुल नहीं रही। देखें n1 n2 कौन है, ये है भाई n1 और ये n2, समझने की जरूरत है। तो यहां आएगा 306, n2 की वैल्यू आएगी 657 और यहां दिया हुआ क्या आपके पास है HCF। LCM ज्ञात करना है n1 n2 मतलब 306 और 600 गुणित इसकी वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। अब बात आती है 9 से इसमें से कोई कटेगा क्या, 9 से किसी में पहाड़ा जाएगा, कौन कट सकता है 9 से, बिल्कुल नहीं कटेगा। देखें 9 एकम 9 7 63 बचेगा 2 और बचा 27, तो 9 तिया 27, तो 306 गुणित 73 बराबर हो गया LCM 306 607। अब केवल आपको इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका जो गुणनफल आएगा वो हो गया आपका LCM, बन जाएगा ना। तो आप सबसे पहले इसका आप मल्टीप्लाई करें, गुणा करें। अब तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया आपने तो 22,338 ही आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। यहां पे कोई कंफ्यूजन है किसी को, ये बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और अब हम चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर
5 पर चलेंगे। भाई इसमें कोई कंफ्यूजन है, आपको राइट डाउन करना है आप कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बिल्कुल उसकी तार्किक शक्ति अगर आप में अच्छी है ना, बेहतरीन समझ जाएगा, कुछ भी नहीं रखा है इसमें। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या मतलब 0 से चालू होके अनंत तक जाएगी, सॉरी 1 से चालू होके अनंत तक, 0 नहीं होता इसमें, 6 पे n की घात 0 पर समाप्त हो सकती है। अब बताना है कि वो जैसे 6 पे n की घात है, तो वो ये कह रहा है कि भाई 6 पे n है, तो 6 पे मैं पहले 1 रख दूं तो कितना हो गया, 6 पे 2 रख दूं तो हो जाएगा 6 गुणे, तो कितना हो गया, 6 पे 3 रख दूं, 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना आया, 200। तो ये जैसे 1 रखने पे कितने पे एंड हो गई, 6 पे, 2 घात रखे तो भी कितने पे, 3 घात रखे तो भी कितने पे, तो वो ये कहता है कि 6 पे n की पावर है, और n का मान 1 2 3 4 5 कितना भी रखो, तो क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है क्या, यानी ये पहला वाला अंक 0 आ सकता है क्या, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अब उसका आंसर ये है कि वो 0 आने का मतलब क्या है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आएगा मतलब वो 10 से कटेगा, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आएगा मतलब वो 10 से, भाई अगर आ गया मान लो 540 आ गया पहले में, तो निश्चित रूप से ये किससे कटेगा, 10 से कट। और एक बात बताओ, जैसे 540 10 को लिख सकते हो 2 गुणे, अगर ये 10 से कटेगा मतलब 2 और 5 दोनों से कटेगा। तो अगर पहले शून्य है तो जरूरी है कि जब हम उसका गुणनखंड बनाएं तो हमको 10 दिखे, 2 दिखे, 5 दिखे, दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो कटेगा, नहीं दिखता है तो नहीं कटेगा। अब समझना बात को, यहां लिखेंगे कैसे, हम यहां लिखेंगे क्या प्राकृत संख्या n है तो 6 पे n की पावर 0 पे समाप्त हो सकती है। तो सबसे तो पहले लिख देना प्राकृत संख्या स्मॉल n हेतु 6 पे n की पावर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो सकती है भाई, उसका कोई कारण होगा, तो हम देते हैं यहां पे उसका कारण, उसका कारण देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो हम यहां लिखेंगे थ्योरी समझा के, थ्योरी में ये लिखेंगे कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वह किससे, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। किससे विभाजित होती है, 10 से। तो यहां लिखेंगे 10 के गुणनखंड, तो 10 बराबर आप लिखोगे 2 गुणे 5, ठीक है ना। यानी कोई संख्या का अगर 0 पे समाप्त हुआ है तो वो किससे कट जाता है, 10 से कट जाए। और कोई चीज अगर 10 से कट रही है तो उसके गुणनखंडों से वो जरूर कटेगी, सामान्य सी बात है। आप एक बात बताओ, अगर मान लो आपके पास 66 है और अगर वो 6 से कट रहा है, 66 अगर 6 से 11 बार कटेगा। अगर कोई संख्या किसी एक संख्या से कट रही है तो ये गारंटी है कि इसके जो गुणनखंड होंगे 2 गुणित, वो इससे भी कटेगी, ठीक। तो वैसे ही अगर 0 पे समाप्त हो जाती तो वो किससे कट जाती बताओ, 10 से। और 10 से मतलब 2 और, तो गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और, ठीक। 2 अकेले से काम नहीं होगा। अब देखो
किंतु आप लिखो 6 पे n की पावर को आप लिख सकते हो 2 गुणित 3, उस पे कितने की घात, 6 को 2 गुणित 3 लिख सकते हो। तो इसमें कहीं भी गुणनखंड के रूप में आपको 10 दिख रहा है क्या? 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 10 भी नहीं दिख रहा और 5 भी नहीं दिख रहा। यहां लिखेंगे चूंकि गुणनखंड में 5 या 10 नहीं है, डायरेक्ट 10 भी नहीं और 5, अगर 5 हो जाता यहां पे शामिल तो 5 दूनी कितना हो जाता ना, पर कमी का है कि यहां पे 10 नहीं है। अतः 6 पे n की घात शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये है आपका, इसमें थ्योरी बस लिखना है, यानी आपको सारांशता है इस बात को दिमाग में ला लेना है कि कोई संख्या एक संख्या से कट रही है, तो इससे तो कट रही है, तो इसके अगर 2-3 भाग बनते हैं तो उन 2-3 भागों से भी कटेगी। ठीक है, पर यहां उसका गुणनखंड नहीं है। शून्य पे समाप्त होने 10 से जरूर कटेगी, और 10 से कटने का मतलब है कि 2 गुणित 5 लिख सकते हैं, मतलब गुणनखंड में 5 दिखना चाहिए। लेकिन जब 6 पे n का हमने सॉल्व किया तो यहां कहीं 5 दिख रहा है क्या? इसलिए वो नहीं कटेगी। ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें ये पूछ रहा है कि 7 गुणित 13 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 धन 5 भाज्य संख्या है या नहीं, ये बात पूछ रहा है। तो कैसे बताओगे कि भाज्य संख्या है या नहीं? अब अपने को समझना है कि भाई भाज्य संख्या होती क्या है, पहले इसको हम अलग से समझ लेते हैं। भाज्य, अगर यहां कोई संख्या भाज्य दिया होता, भाज्य का मतलब पूरा पूरा कटना, और अगर ऐसा होता तो शेषफल बचता क्या? लेकिन यहां शेषफल कितना है और यहां भी शेषफल अलग से कुछ दिया, तो शेषफल बच रहा है, और यदि शेषफल बच रहा है मतलब वो भाज्य नहीं। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, कोई संख्या भाज्य कब कहलाती है? जब उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होती है। अगर गुणनखंड केवल कितने हैं तो वो भाज्य नहीं कहलाती। इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बात को, ये तुम्हारे पास 23 है और यहां पर 36 है। ठीक, ये 2 से कितनी बार हुआ? 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से। अब बताओ कि 36 को जब तोड़ा गया तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 आ गए। कितने गुणनखंड आए भाई? 4 आ गए, यानी 2 से ज्यादा है ना। देखो 23 किसी से कटता था क्या? तो 23 का 1, तो यहां पे लिखोगे 23 बराबर 23 गुणित, तो कितने गुणनखंड है? तो जिनके गुणनखंडों की संख्या अगर 2 होगी मतलब वो अभाज्य है, प्राइम नंबर है वो। और यदि गुणनखंड एक भी और बढ़ जाता ना, यहां पे एक भी ज्यादा, तो क्या कहलाता? वो भाज्य के। तो बात समझना है कि अगर ये इतना ही दिया होता, इतना मान ली 13 नहीं होता, तो बताओ ये भाज्य होती कि अभाज्य होती? भाज्य, क्यों? गुणनखंड 3 2 से ज्यादा। यहां पे भी अगर ये +5 नहीं होता तो होती ना, तो दोनों भाज्य हो सकती थी, लेकिन शेषफल कितना है? यहां 13 और यहां, तो इसका जवाब क्या होगा? यहां लिखेंगे नंबर 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। और आपसे वो ये पूछना चाहता है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13
और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित धन 5, ये भाज्य संख्या है या नहीं? ठीक है, अब 10th लेवल पे देखो तो सो सिंपल तरीके से कैसे करना वो देखो। पहले आपको यह क्लियर हो कि भाज्य और अभाज्य की पहचान कैसे करें। तो जब किसी संख्या के गुणनखंड किए जाते हैं तो कितने आने चाहिए? 2। अगर 2 गुणनखंड आ रहे हैं जिसमें से एक खुद है और एक 1, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। देखें, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? जिसमें एक संख्या कौन होगी? स्वयं, और दूसरी संख्या क्या होगी? एक। ठीक है, जैसे 17 एकम, तो 17 को जब तोड़ेंगे तो 17 गुणित 1, एक खुद आ गई और एक, और यहां गुणनखंड की संख्या 1 2 से ज्यादा हुई, मतलब वो क्या हो गया? वो भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब आओ हमको जो प्रश्न के हिसाब से चेक करना है, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन क्या हुआ? इसके 2 तरीके। यहां पर आपको धन या ऋण जो भी दिख रहा है, सबसे पहले आप उसको हटाने का प्रयास करो। सबसे पहले आप उसको क्या करो? वो कैसे हटेगा ये सोचना है। उसका एक तरीका है, आप पहले इन तीनों का क्या कर लो? गुणा कर लो, और उसमें फिर 13 को क्या करना? जोड़ देना, और फिर से पूरे क्या निकालना? आप गुणनखंड निकालना। एक तरीका। दूसरा तरीका एक और है कि आप यहां से ऐसा नहीं हो सकते हो, 13 है मतलब यहां कुछ नहीं है, मतलब कितना है? ये बन रहा हूं। तो क्या हम यहां से इस 13 को कॉमन निकाल सकते हैं? तो देखो, जब 13 निकाल लिए कॉमन, तो क्या बचता है? देखो, 7 गुणित 11 धन, ये क्या बचा? एक बचा। ठीक है, तो क्या संभव है अब आगे ये बताओ। तो यहां देखना है कि 13 धन 11 साते 77 धन 1, तो 13 77 और 1 78। अब ये 13 गुणित 78 क्या होगा? 13 छंग 8। बात को समझो, 13 को क्या निकाल लिया मैंने? क्या बचा? 7 गुणित धन 1, 11 साते 77 धन 1 यानी 78, और 78 को भी आप तोड़ सकते थे। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये 78 है, 2 से कितनी बार? 39 बार, 3 से 13 बार, और 13 से ये भी कर सकते थे। तो क्या आ गया? 2 गुणित 3 गुणित 13 आ गया। तो यहां गुणनखंड कितने दिख रहे हैं आपको? 2 से ज्यादा दिख गए। तो चूंकि यहां फाइनली गुणनखंड 2 से ज्यादा है, मतलब दी गई संख्या क्या है? यहां लिखेंगे 7 गुणित 13 धन 13 को हल करने पर प्राप्त हुआ कि गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है, 2 से अधिक हैं, और 2 से अधिक है, तब आप यहां लिख सकते हैं कि अतः 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। यानी आपको इस धन को हटाना है, और बहुत सामान्य तरीका था, जो दोनों में कॉमन दिखा उसको मैंने बाहर निकाला। फिर 11 साते 77 हुआ, एक जोड़ दिया 78 हुआ। 78 को जब मैंने तोड़ा तो फाइनली इतने सारे गुणनखंड आ गए, और 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो भाज्य कहलाता है, डिविजिबल। ठीक है ना? एनी नंबर we can say divisible if it has factor more than 2 factor, more than 2, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर अगर ये रख रहा है अपने में, तो वो क्या कहलाता है? डिविजिबल कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका ये पॉइंट भी बचा, देखो ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाले का सॉल्व हो गया ना। अब किसका बचा, तो इसको करके देखते हैं। 7 इंटू 5, 7 6 5 4 3 2 प्लस 5 प्लस, अब क्या हो सकता है, ये प्लस 5 मतलब देखो दोनों जगह दिख रहा है आपको, ये प्लस 5 दिख रहा है, तो ये 5 कहां आया, बाहर। तो अंदर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस क्या बचा। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करके 1 को क्या करोगे आप, ऐड करो, और फिर से क्या कर देंगे आप, गुणनखंड। उसमें आप देखेंगे कि 2 से ज्यादा यदि आ रहा है तो भाज्य है, और 2 ही आ रहा है तो अभाज्य। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे आगे। नंबर 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है, और आपसे वो ये पूछना चाहता है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित धन 5 ये भाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, अब 10th लेवल पे देखो तो सो सिंपल तरीके से कैसे करना वो देखो। पहले आपको यह क्लियर हो कि भाज्य और अभाज्य की पहचान कैसे करें। तो जब किसी संख्या के गुणनखंड किए जाते हैं तो कितने आने चाहिए, 2। अगर 2 गुणनखंड आ रहे हैं जिसमें से एक खुद है और एक 1, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। देखें, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, जिसमें एक संख्या कौन होगी, स्वयं, और दूसरी संख्या क्या होगी, एक। ठीक है, जैसे 17 एकम, तो 17 को जब तोड़ेंगे तो 17 गुणित 1, एक खुद आ गई और एक, और यहां गुणनखंड की संख्या 1 2 से ज्यादा हुई, मतलब वो क्या हो गया, वो भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब आओ हमको जो प्रश्न के हिसाब से चेक करना है, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन क्या हुआ। इसके 2 तरीके, यहां पर आपको धन या ऋण जो भी दिख रहा है, सबसे पहले आप उसको हटाने का प्रयास करो। सबसे पहले आप उसको क्या करो, वो कैसे हटेगा ये सोचना है। उसका एक तरीका है, आप पहले इन तीनों का क्या कर लो, गुणा कर लो, और उसमें फिर 13 को क्या करना, जोड़ देना, और फिर से पूरे क्या निकालना, आप गुणनखंड निकालना। एक तरीका। दूसरा तरीका एक और है कि आप यहां से ऐसा नहीं हो सकते को 13 है मतलब यहां कुछ नहीं है, मतलब कितना है, ये बन रहा हूं, तो क्या हम यहां से इस 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो जब 13 निकाल लिए कॉमन, तो क्या बचता है, देखो 7 गुणित 11 धन ये क्या बचा, एक बचा। ठीक है, तो क्या संभव है अब आगे ये बताओ। तो यहां देखना है कि 13 धन 11 साते 77 धन 1, तो 13 77 और 1 78। अब ये 13 गुणित 78 क्या होगा, 13 छंग 8। बात को समझो, 13 को क्या निकाल लिया मैंने, क्या बचा, 7 गुणित धन 1, 11 साते 77 धन 1 यानी 78, और 78 को भी आप तोड़ सकते थे। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये 78 है, 2 से कितनी बार, 39 बार, 3 से 13 बार, और 13 से ये भी कर सकते थे। तो क्या आ गया, 2 गुणित 3 गुणित 13 आ गया। तो यहां गुणनखंड कितने दिख रहे हैं आपको, 2 से ज्यादा दिख गए। तो चूंकि यहां फाइनली गुणनखंड 2 से ज्यादा है, मतलब दी गई संख्या क्या है, यहां लिखेंगे 7 गुणित 13 धन 13 को हल करने पर प्राप्त हुआ कि गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक
हैं और 2 से अधिक है, तब आप यहां लिख सकते हैं कि अतः 11 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। यानी आपको इस धन को हटाना है और बहुत सामान्य तरीका था, जो दोनों में कॉमन दिखा उसको मैंने बाहर निकाला। फिर 11 7 77 हुआ, एक जोड़ दिया 78 हुआ। 78 को जब मैंने तोड़ा तो फाइनली इतने सारे गुणनखंड आ गए, और 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो भाज्य कहलाता है, डिविजिबल। ठीक है ना? एनी नंबर we can say divisible if it has factor more than 2 factor, more than 2, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर अगर ये रख रहा है अपने में तो वो क्या कहलाता है? डिविजिबल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका ये पॉइंट भी बचा, देखो ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाले का सॉल्व हो गया ना। अब किसका बचा? तो इसको करके देखते हैं। 7 × 5 7 6 5 4 3 2 प्लस 5 प्लस, अब क्या हो सकता है? ये प्लस 5 मतलब देखो दोनों जगह दिख रहा है आपको, ही प्लस 5 दिख रहा है, तो ये 5 कहां आया? बाहर। तो अंदर क्या है? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस क्या बचा? अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करके 1 को क्या करोगे आप? ऐड करोगे, और फिर से क्या कर देंगे आप? गुणनखंड। उसमें आप देखेंगे कि 2 से ज्यादा यदि आ रहा है तो भाज्य है, और 2 ही आ रहा है तो अभाज्य। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे आगे।